तो आज हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा मुकम्मल हो गया था, थ्योरी उसकी मुकम्मल हुई थी। उसके बाद हमने एमसीक्यूज़ की वीडियो की थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की वीडियो की थी। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल मुश्किल क्यों लगते हैं? एक ऐसी गलती जिससे आपका सारे का सारा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। और न्यूमेरिकल को एक फार्मूले से हम कैसे हल कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं हम, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। तो अब कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो मुश्किल क्यों लगता है, इसकी वजह ये होती है कि आपने जिस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आप उसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से याद नहीं करते। आप थ्योरी के अंदर जो चैप्टर के अंदर फार्मूलाज का इस्तेमाल हो रहा होता है उन फार्मूलाज को आप अच्छी तरह से तैयार नहीं करते, जिस वजह से आपका न्यूमेरिकल जो है वो आपको मुश्किल लगता है। तो इसलिए जब भी आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है काम कि आपने उस चैप्टर की थ्योरी जो होगी, उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होंगे उनको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। जब उनको अच्छी तरह से तैयार कर लोगे आप, उनके अंदर जो फार्मूलाज जो उनका इस्तेमाल हुआ है उनको जब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेंगे। तो ये एक मेन रीज़न है जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती है कि उन्होंने फार्मूलाज को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया होता, जिस वजह से वो न्यूमेरिकल को हल करने से वो उनके बस की बात ही नहीं होती। तो आपको आज इन तमाम क्वेश्चन जो हैं कि जिसमें आपको न्यूमेरिकल मुश्किल क्यों लगता है, न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आपके क्यों नहीं आते, और एक फार्मूले से न्यूमेरिकल कैसे हासिल करते हैं, इसका भी हम आगे चल के आपको आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है 13.1। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से आपने रीड करना है और आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ें उसने गिवन दी हैं और हमने फाइंड क्या करना है, और उसके बाद आपने सोल्यूशन करना है। तो इसका भी तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि आपने न्यूमेरिकल को कैसे करना है जिससे आपके पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं। द चार्ज ऑफ how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative particle is 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 coulomb है। कहता है चार्ज ऑफ how many negatively charged particle would be equal to 100 microcoulomb। कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज ज़रात पार्टिकल्स पे चार्ज जो होगा वो 100 माइक्रोकॉलम होगा। ये आपने मालूम करने हैं कि कितने आपके पास जो है वो चार्ज पार्टिकल जो है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो कितने हों कि आपके पास 100 माइक्रोकॉलम का चार्ज बनता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसने गिवन हमें दिया हुआ है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कॉलम। तो हम फाइंड करते हैं उसको। तो सबसे पहले जब आपने न्यूमेरिकल को करना है तो आपने सबसे पहले लिखना होता है गिवन डाटा, कि हमें स्टेटमेंट के अंदर, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या चीज़ें गिवन हैं उनको लिखना है। उसके बाद आपने लिखना होता है टू फाइंड, कि हमने मालूम क्या करना है। कैलकुलेशन या सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, आपने जिस न्यूमेरिकल को हल करना है उसका फार्मूला लिखना होता है और उसको फिर हल करना होता है। तो इस न्यूमेरिकल में 13.1 न्यूमेरिकल जो है इसमें हमें गिवन डाटा जो उसने दिया हुआ है वो है कि जो चार्ज है क्यू चार्ज है वो उसने गिवन हमें दिया है। क्यू चार्ज हमारे पास 100 माइक्रोकॉलम है, 100 माइक्रोकॉलम हमें क्यू चार्ज उसने वो गिवन दिया हुआ है। अब माइक्रो जो होता है 1 माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6 के बराबर होता है। तो इसलिए हम माइक्रो की जगह पे उसकी वैल्यू लिखते हैं 100 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 कॉलम। तो माइक्रो कॉलम को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद चार्ज ऑन वन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव पार्टिकल जो है वो गिवन हमें, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो उसकी वैल्यू गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कॉलम। ये वैल्यू भी हमें गिवन है। टू फाइंड क्या करना है, द चार्ज ऑफ how many नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी नंबर ऑफ चार्ज जो है वो आपने मालूम करना है। तो नंबर ऑफ चार्ज को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि कैलकुलेशन में हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं
के फार्मूला हमारे पास था Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, N नंबर ऑफ चार्ज, E जो होती है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू है, और Q जो कॉलम चार्ज हमें गिवन दिया हुआ है। तो Q इज इक्वल टू NE में हमें मालूम क्या करना है N, तो हम क्या करते हैं, हम N जो है उसको इस साइड पे ही रखते हैं और Q लिखते हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब हम इसको मजीद करते हैं, N इज इक्वल टू Q बाई E। अब Q जो चार्ज हमारे पास है वो कितना है, अब चार्ज जो है वो 100 माइक्रो कॉलम था, तो हमने इसको कॉलम में कर लिया था, तो हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम, और जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पे है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। तो कॉलम कॉलम से कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 10⁻6, इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास आता है जी 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻14, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास इतने होंगे तो उनका चार्ज होगा वो इज इक्वल टू होगा 100 माइक्रो कॉलम के, या 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 के। तो इस तरह से अब नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि कॉलम कॉलम ऑलरेडी कैंसिल हो गए थे। तो n इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻14 जो है हमारा आंसर आ गया है। तो इसको आपने ऐसे करके बॉक्स करना है और यहां पे आप लिख देना आपने आंसर। लो जी, इस तरह से न्यूमेरिकल अगर आप करते हो तो आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आएंगे। आपके न्यूमेरिकल में से 0.5 मार्क भी नहीं कटेगा। गिवन डाटा लिखना है, टू फाइंड लिखना है, फिर कैलकुलेशन या सॉल्यूशन आपने लिखना है और फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला अगर आपने गलत लिख दिया तो आपका सारे का सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। उसके बाद आपने आंसर को क्या करना है, बॉक्स करना है और इस तरह से आंसर लिखें। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल में 5/5 मार्क्स या जितने भी आपके न्यूमेरिकल के मार्क्स हैं वो पूरे आपके मार्क्स हैं वो आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 13.2। तो न्यूमेरिकल की सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रो कॉलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कॉलम आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। यानी दो आपके पास पॉइंट चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, दूसरा आपके पास Q2 चार्ज है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कॉलम्स फोर्स बिटवीन दैम। एक तो आपने उनके दरमियान कॉलम फोर्स फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और आपने फोर्स की जो है वो डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। तो 13.2 न्यूमेरिकल में गिवन डाटा जो हमें दिया गया और डाटा होता है उसको बोलते हैं। तो वो हमारे पास है Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कॉलम और Q2 जो हमें गिवन दिया हुआ है वो है 5 माइक्रो कॉलम। अब Q1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम हो जाएगा। माइक्रो कॉलम को हम कॉलम में ले गए हैं। इस तरह से हमारे पास Q2 जो चार्ज होगा वो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम हो जाएगा। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। जो आर डिस्टेंस इनके दरमियान है वो 150 सेंटीमीटर है। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाते हैं, 150 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 मीटर के अंदर क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसलिए हमने इसको मीटर में लेके जाना है, तो हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1.5 आई थिंक आ जाएगा हमारे पास, 150 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आता है जी 1.5, यस। तो ये 1.5 हमारे पास आ गया जी मीटर में। अब आपको मालूम क्या करना है, एक तो आपने फोर्स मालूम करनी है F,
और दूसरा आपने मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दूसरा आपने क्या मालूम करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, के फोर्स की आपने क्या करनी है, डायरेक्शन जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन इसकी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते क्या हैं, वी नो दैट बाय कॉलम्स लॉ, बाय कॉलम्स लॉ by Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये कॉलम लॉ के मुताबिक हमने फार्मूला पढ़ा था K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें K की वैल्यू जो है वो भी समझे कि गिवन में ही होती है, तो हम K की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि K की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये के कॉलम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमें याद करनी पड़ती है। जब हमने आपको आर्टिकल पढ़ाया था कॉलम्स लॉ, तो उसमें आपको बताया था कि के की वैल्यू कॉलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर होती है। तो अब इस कैलकुलेशन करते हैं, इसकी वैल्यू लगाते हैं हम। एफ फोर्स हमने मालूम करनी है, एफ इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ है, और उसके बाद Q1 चार्ज जो हमारे पास है वो है 10 × 10⁻⁻⁶ है, और Q2 जो हमारे पास है वो 5 × 10⁻⁻⁶ है। देखें Q1 हमारे पास 10 माइक्रो कॉलम था, तो इसको कॉलम में किया, 10 × 10⁻⁻�6 कर दिया। इस तरह से Q2 जो हमारे पास था वो 5 माइक्रो कॉलम है, इसको कॉलम में किया तो ये 5 × 10⁻⁻�6 आ गया। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर में, तो इसको भी अब हम लिख लेते हैं 1.5, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, हम स्क्वायर लिख देंगे। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन जो है फोर्स की कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास है जी, सबसे पहले तो के की वैल्यू जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी 9 × 10⁻⁹ और मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 10 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁻�6, और उसके बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1.5, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा के हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये फोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेशन से हमारे पास आई है वो आती है 0.2 न्यूटन हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गया। इसको आपने क्या करना है, ऐसे करके बॉक्स करना है। तो पहला जो काम था हमने फोर्स फाइंड कर ली है और साथ अपने आंसर लिखना है यहाँ पे। दूसरा काम आपने क्या करना है, क्योंकि दूसरा उसने पूछा था फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज फोर्स ऑफ, तो दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, this is force of repulsion between the two charges having same charge। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के दरमियान होगी क्योंकि दोनों चार्ज जो है वो सेम है, यानी ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों चार्जेस जो हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द चार्ज, इनकी डायरेक्शन क्या होगी,
अवे फ्रॉम द चार्ज के चार्ज से परे को होगी। तो इस तरह से हमने फोर्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और उसके बाद हमने जो है उसकी डायरेक्शन जो थी वो भी हमने आपको बता दी किस तरफ को डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से आपने आंसर को क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया है। तो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो 13.2 जो है वो भी मुकम्मल हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर 13.3 है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन। यानी दो एक जैसे चार्जेस हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यानी दफ़ा की फोर्स है, और कितनी है वो 0.8 न्यूटन, ये हमें गिवन दी उसने। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, जब चार्जेस के दरमियान 0.1 का मीटर का अपार्ट होगा, मतलब डिस्टेंस होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। हमने ईच चार्ज के लिए उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना होता है। तो फोर्स हमें उसने गिवन दी है F, जो कि इज इक्वल टू है 0.8 न्यूटन के। फोर्स कितनी है, 0.8 न्यूटन है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, अब चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है R वो 0.1 मीटर है। चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर उसने हमें दिया हुआ है। अब हमको मालूम क्या करना है, और K की वैल्यू भी हमें मालूम होती है। K होता है 9 मल्टीप्लाई कॉलम कांस्टेंट 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। हमें मालूम करना है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि चार्ज क्या है, सेम चार्ज है। तो इसलिए हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यानी Q1 की जगह पे भी हम Q लगाएंगे, Q2 की जगह पे भी हम Q लगाएंगे, और इस Q की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हर एक चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट बाय कॉलम्स लॉ कॉलम लॉ के मुताबिक क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। F इज इक्वल टू K, Q1 की जगह पे Q लगाएंगे, Q2 की जगह पे भी Q लगाएंगे, क्योंकि Q1 Q2 हमारा Q के बराबर है। तो Q लगा दें इनकी जगह पे, डिवाइड बाय क्या है हमारे पास R स्क्वायर है। अब F मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा K Q स्क्वायर रह जाएगा। हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R स्क्वायर, और K इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, K लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम फोर्स की वैल्यू लगाएंगे। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 0.8 है न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्टेंस हमारे पास जो है 0.1 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय जो K की वैल्यू वो हमें पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ हमारे पास है। तो हम सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हम देखते हैं कि वो वैल्यू इसकी क्या आती है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0.8 न्यूटन की फोर्स है, मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जो कि कॉलम कांस्टेंट K की वैल्यू है, इस पे हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर इसका आ रहा है वो आ रहा है जी 8.8888 आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम 9 लिख के मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। 8.889 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 है, इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू, अब इसका हम स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आती है। तो ये हमारे पास आई जी 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ तो 9.42 आ रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कॉलम जो कि चार्ज का क्या है, यूनिट है।
इस तरह से हमने जो चार्ज की वैल्यू वो निकाल ली है और इसको हम लिखते हैं आंसर। अब उसने कहा था ई चार्ज, तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि Q1 इज इक्वल टू 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कॉलम। इस तरह से Q2 भी हम लिख सकते हैं 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कॉलम, क्योंकि Q1 Q2 Q के बराबर था। जब Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 Q के बराबर है, तो इसलिए हम इनकी जगह पे ही लिख लेते हैं। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं जी, बॉक्स कर देते हैं ऐसे करके। इस तरह से हम इसको भी क्या कर देते हैं जी, बॉक्स कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। ठीक है जी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 13.3 जो हमारा है वो भी मुकम्मल हुआ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब स्टार्ट हम करते हैं 13.4। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। कहता है कि अगर 2 चार्जेस हमारे पास हैं वो 0.1 न्यूटन की फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब उनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो। तो फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस। उन चार्जेस के दरमियान आपने क्या करनी, फोर्स मालूम करनी है व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब उनके दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रह जाए। यानी पहले बताया उसने कि उनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया है, तो अब आपने फोर्स कहता मालूम करनी है कि उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन डाटा क्या हमारे पास है। न्यूमेरिकल नंबर 13.4 का गिवन डाटा जो हमारे पास है वो फोर्स हमें गिवन है F इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन, और उसके बाद जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो हमें गिवन है R1 डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में लेके जाना आपने, तो 5 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 100 करेंगे, ये 0.05 मीटर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से R2 डिस्टेंस उसने 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो 2 डिवाइडेड बाय हम 100 करेंगे तो हमारे पास 0.02 मीटर आ जाता है ये भी। अब फाइंड हमें क्या करना है, हमें उन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको मालूम करना है। इस फोर्स को मैं F प्राइम का नाम देता हूं। F प्राइम का क्यों नाम दिया इसका मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो हम अब कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट हम जानते हैं बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक हम क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू हमारे पास होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हमें जो है इसमें से R स्क्वायर जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F मल्टीप्लाई R स्क्वायर बन जाएगा। इस R को मैं R1 का नाम देता हूँ, R1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 डिस्टेंस है। पहला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा डिस्टेंस जो R2 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। और इधर आ जाएगा हमारे पास K Q1 Q2। तो अब F की वैल्यू कितनी है, फोर्स जो है वो उसने बताया था कि इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 0.1 न्यूटन है। तो फोर्स की वैल्यू लिखते हैं 0.1 मल्टीप्लाई जो R1 डिस्टेंस हमारे पास है वो है 0.05, तो हम लिख लेते हैं 0.05 और इसके ऊपर स्क्वायर है। इधर आ जाएगा हमारे पास K Q1 और Q2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें मालूम क्या करनी थी कि जब उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर रह जाए, यानी 0.02 मीटर रह जाए, तब आपने फोर्स मालूम करनी है। तो इसको हम फिर से लिखते हैं, ज़रा देखिएगा आप ध्यान से। हम इस फोर्स को F प्राइम का नाम देते हैं और फार्मूला लिखते हैं कॉलम लॉ के मुताबिक K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इस R स्क्वायर को मैं R2 का नाम देता हूं, क्योंकि पहला डिस्टेंस जो चार्जेस के दरमियान था वो 5 सेंटीमीटर था। अब हमने डिस्टेंस उसका डिक्रीज कर दिया है, तो बाय कॉलम लॉ हम जानते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। अगर डिस्टेंस आपने डिक्रीज किया तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी उसको हम देखते हैं। तो अब इसलिए हमने R2 डिस्टेंस जो है 0.02 की वैल्यू अब हमने लगानी है, और K Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वाली वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं। तो F प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और R2 जो हमारे पास है वो कितना, R2 हमारे पास है 0.02 का स्क्वायर, 0.02 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है।
तो एफ प्राइम की हम वैल्यू आसानी के साथ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इसको अब हम करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास है जी 0.1 मल्टीप्लाई 0.05, फिर लिख लेते हैं 0.05 क्योंकि स्क्वायर है तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 0.02 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो ये आता है हमारे पास ये आंसर 0.625, 0.625, या इसको न्यूटन फोर्स का यूनिट है वो लाजमी लिखना है। यूनिट आपने न्यूमेरिकल के साथ लाजमी लिखना होता है, जो भी क्वांटिटी उसका यूनिट लिखना है, क्योंकि यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ प्राइम इज इक्वल टू 0.62 न्यूटन। इसको आपने क्या करना है, इसको ऐसे करके बॉक्स कर दें और यहाँ पे आप लिख दें कि ये हमारा क्या है जी, आंसर है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर जो कि 13.4 में उसने दो चीज़ें पूछी थी हमें कि अगर डिस्टेंस R1 हमारे पास कितना है 0.05 मीटर था, तो अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देते हैं यानी डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो कितनी लगनी थी वो हमने आपको बता दी कि 0.62 न्यूटन जो है वो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो इस तरह से 13.4 न्यूमेरिकल हमारा मुकम्मल हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर 13.5 जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कहता है वो 10⁻⁴ वोल्ट है। इफ ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कॉलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, अगर आपने एक 100 माइक्रो कॉलम का चार्ज लिया है और उसको लामहदूद फासले से यानी इन्फिनिटी से आपने उसके करीब लेके आना है, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, तो आपको उस पर कितना काम करना पड़ेगा ये हमने बताना है। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की कीमत है वो उसने हमें गिवन दिया है 10⁻⁴ वोल्ट है। अगर कहता है 100 माइक्रो कॉलम चार्ज को लामहदूद फासले से इस पॉइंट पर लाया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा हमारे पास जो है वो पोटेंशियल हमारे पास जो है वो गिवन है V इज इक्वल टू 10⁻⁴ जो हमारे पास 4 वोल्ट है, और उसके बाद जो चार्ज की वैल्यू वो भी हमें गिवन है। चार्ज Q इज इक्वल टू हमारे पास है जी 100 माइक्रो कॉलम, तो ये प्लस का चार्ज है 100 माइक्रो कॉलम। तो 100 मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, क्योंकि जो 1 माइक्रो होता है माइक्रो कॉलम में 100 माइक्रो कॉलम है तो 1 माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो इसलिए 10⁻⁻6 हम लिख लेते हैं कॉलम, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ कॉलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 जो होता है वो 10⁻² होता है, तो 10⁻² माइनस 10⁻6 है, तो 2 - 6 करेंगे तो -4 आ जाता है। यानी कि हमारे पास 10⁻⁻⁴ कॉलम चार्ज जो है वो उसने दिया हुआ है। तो अब मालूम हमें क्या करना है, हमें वो वर्क डन मालूम करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इसको लामहदूद फासले से उस पॉइंट पर लाने के लिए करना पड़ता है। वर्क हमने W जो है वो हमें क्या करना है जी, टू फाइंड करना है, मतलब मालूम करना है। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक आपको पढ़ाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे जो आपको वर्क करना पड़ेगा वही उसका पोटेंशियल होता है। तो अब हमने वर्क मालूम करना है, तो चार्ज इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो QV हम लिख लेते हैं। अब W वर्क इज इक्वल टू, क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई पोटेंशियल जो हमारे पास है वो भी 10⁻⁴ वोल्ट ही है। तो अब इनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, बेस सेम है तो पावर एक जगह पे आप जमा कर सकते हो, -4 है और ये क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होंगी, तो 10⁻0 आ जाएगा जो कि 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा जो वर्क आया है वो किसके बराबर है, वर्क 1 जॉल के बराबर है, और जॉल वर्क का यूनिट है वो भी हमने साथ लिख दिया है, 1 जॉल आ गया। और इसको आपने क्या करना है जी, बॉक्स करना है और आपने लिख देना है कि आंसर है ये। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो 13.5 जो है वो भी मुकम्मल हुआ।
तो आज हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए हैं वो 13.1 से 13.5 तक के न्यूमेरिकल जो हैं उनको मुकम्मल किया है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो न्यूमेरिकल की 13.6 से 13.10 तक की होगी। तो आपने जब भी न्यूमेरिकल को करना है तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि आपको न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि आपने थ्योरी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होता, आपने फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद नहीं किया होता। तो इसलिए जब भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हो तो आपने चैप्टर के अंदर जो जो फार्मूलाज इस्तेमाल हुए उनको अलग से आपने नोट कर लेना, उनको आप अलग से लिख लें अपने रजिस्टर पे या किसी चीज़ पे लिख के, स्टिकी नोट्स पे लिख के आप रख लें अलग से। उन फार्मूलाज को आप अच्छी तरह से याद करें, फिर न्यूमेरिकल को करें तो न्यूमेरिकल आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल में आपके पूरे मार्क्स ना आने की वजह ये होती है कि आपको कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता न्यूमेरिकल्स को करने का, कि जैसे हमने किया कि गिवन डाटा लिखा, फिर टू फाइंड, फिर कैलकुलेशन, फिर फार्मूला सारा लिख के और एंड पे हमने आंसर लिखा और उसको बॉक्स भी किया। तो आप इस तरीकाकार से नहीं करते हो, तो जिस वजह से आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स भी नहीं आते। और न्यूमेरिकल में एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, मतलब आप देखें यहाँ पे एक फार्मूला इस न्यूमेरिकल में पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल एक फार्मूले से आप हल कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। आप कुछ फार्मूला जो होते हैं उनको याद कर लें, जो चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं उनको आप स्टिकी नोट्स पे लिख के रख लें। आप जहां से आपका ज़्यादा गुजर बसर होता है, जहां मतलब आप अगर शीशे के अंदर अपना ज़्यादा कंघी वगैरह करते हो आप, तो या जो जिस जगह से आपका गुजर बसर ज़्यादा होता है, किसी दरवाजे से ज़्यादा गुजर बसर हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ पे लगा लें। तो इस तरह से आप फार्मूलाज को याद कर लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स में जो मुश्किल आपको लगते हैं वो न्यूमेरिकल मुश्किल भी नहीं लगेंगे और न्यूमेरिकल में आपके पूरे मार्क्स भी हासिल आप कर सकते हो। और आपके न्यूमेरिकल गलत होने की वजह यही होती है कि आप फार्मूला सही नहीं लगाते। जब आपका फार्मूला ही प्रॉपर नहीं होगा, सही फार्मूला ही इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो आपको जो चीज़ चाहिए जो न्यूमेरिकल के अंदर वो पूछ रहा है वो कैसे फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए न्यूमेरिकल के अंदर आपने सही फार्मूले का इस्तेमाल करना है और न्यूमेरिकल में आपने आंसर के साथ यूनिट लाजमी लिखना होता है और आपने इस तरह से बॉक्स करना होता है। तो इस तरह से भी आपका न्यूमेरिकल के जो मार्क्स कटते हैं वो नहीं कटेंगे और इस तरह से इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल में मार्क्स जो है वो पूरे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।